Hello students, I welcome back you all in our social science class. Let's continue our third chapter of democratic politics class 9th, that is constitutional design. Students, in our previous video we have done the making of the Indian constitution, in which we have done the problems faced by the makers, and then we have learned that how after the long discussion of 2 years, 11 months and 17 days द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज प्रिसाइज्ड। संविधान का निर्माण होने में, संविधान बनने में कुल 2 साल 11 महीने और 17 दिन का जो है समय लगा। और उसके बाद 26 नवंबर 1949 26 नवंबर 1949 को जो है हमारे संविधान को अपनाया गया और उसको लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। तो आज हम देखते हैं कि वाई टू एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, वो संविधान जो कुछ नेताओं ने मिलकर बनाया उसको पूरे देश ने कैसे स्वीकार किया या क्यों स्वीकार किया, व्हाट वर द रीजंस बिहाइंड इट। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक। सो फर्स्ट रीजन बिहाइंड इट इज इट एक्सप्रेसेस अ ब्रॉड कंसेंसस ऑफ पीपल ऑफ इट्स टाइम। उस समय बेशक से संविधान कुछ नेताओं ने मिलकर बनाया था, पर उन नेताओं में बेटा हर समुदाय के रिप्रेजेंटेटिव्स को जो है शामिल किया गया था। हमने देखा था उसमें कि इलेक्शंस हुए थे और इलेक्शंस के बाद जो है हमारी संविधान सभा या हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो बनी थी। तो उन इलेक्शंस में हर कैटेगरी के, हर कम्युनिटी के लोगों को जो है उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया था। तो यह अपने समय के लोगों, उस समय जितने भी समुदाय थे सबके रिप्रेजेंटेटिव उसमें थे, तो अपने समय के लोगों की व्यापक सहमति व्यक्त करता है। यानी वो सब जो अपने अपने समुदायों को वहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे थे वो सब जो है इसको बनाने में भागीदार थे। सेकेंड, इट रिप्रेजेंटेड द पीपल ऑफ इंडिया। एज यू नो दैट our preamble which shows the directive principles of our constitution, उसकी शुरुआत ही होती है वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो यानी हमारा संविधान मैं पर आधारित नहीं है। इट इज़ नॉट अबाउट मी और आई, इट्स अबाउट अस। ये हमसे शुरू होता है, ये हम लोगों के लिए है। तो इट रिप्रेजेंटेड ऑल द पीपल ऑफ इंडिया। थर्ड, इट वर्कड इन अ सिस्टमैटिक, ओपन एंड कंसेंशुअल मैनर। और जब भी देश में कोई भी कार्य किया जाता है, चाहे वो सरकार द्वारा किया जा रहा है, किसी भी चीज़ को लेकर फैसले सुनाए जाते हैं, कोई भी नीतियाँ बनाई जाती हैं, वो सभी नीतियाँ, सरकार के वो सभी कार्य या कोई भी न्यायिक कार्य हमारी जो न्यायपालिका द्वारा किया जाता है, हमारी जुडिशियल सिस्टम द्वारा किया जाता है, दैट इज़ डन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन इन अ सिस्टमैटिक वे। So our constitution also depends upon some moral values, or we can say the guiding values and the principles. Let's see what were those guiding values. अब जब संविधान बना तो कुछ चीज़ों को, क्योंकि हम सब जानते हैं बेटा कि जो आज़ादी मिली हमारे देश को, इट वॉज नॉट अ शॉर्ट और अ सडन एक्शन। इट वॉज अ लॉन्ग स्ट्रगल एंड अ लॉन्ग प्रोसेस। कितने सालों जो है, कितने सारे नेताओं ने इसमें जो है अपनी कंट्रीब्यूशन दी थी। तो वो जो प्रोमिनेंट लीडर्स थे, उनके जो सपने थे हमारे देश को लेकर, एक आज़ाद भारत को लेकर, उनको जो है हमारे संविधान में कहीं ना कहीं शामिल किया गया है। एग्जाम्पल में हम लोग ले सकते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जिस तरीके के एक आज़ाद भारत का सपना देखते थे, उनके वैल्यूज़ को, उनकी थिंकिंग को, विचारधारा को इस संविधान में डाला गया है। सेकेंड, एलिमिनेटिंग इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी की बात कौन करते थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। वो हमेशा चाहते थे कि जो देश में जितने भी पिछड़े हुए वर्ग हैं उनको भी ऊपर उठाने के लिए काम किया जाए। तो उनकी गाइडलाइंस को भी ध्यान में रखते हुए उसको, उन चीज़ों को, अगर हम सब जानते हैं कि बैकवर्ड क्लासेस के लिए स्पेशल रिजर्वेशन है हमारे संविधान में दी गई है उनको, तो उनके गाइडलाइंस को, उनके वैल्यूज़ को भी जो है ध्यान में रखा गया, उसको भी किसमें शामिल किया गया? हमारे संविधान में। थर्ड, टू वाइप एवरी टीयर फ्रॉम एवरी आई। हर व्यक्ति के आंखों से आंसू पोंछना। ठीक है। अब ये किसकी थिंकिंग थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की।
ये उनकी सोच थी। जब वो पहले प्रधानमंत्री बने देश के, तो उन्होंने अपने भाषण में भी यही कहा था कि मैं एक ऐसे भारत का सपना देखता हूँ आगे, जिसमें कोई व्यक्ति जो है वो दुखी ना हो। ईच एंड एवरी पर्सन शुड बी लव्ड, रिस्पेक्टेड एंड लिव अ हैप्पी लाइफ। तो इसी प्रकार और भी बहुत सारे नेताओं की जो गाइडिंग वैल्यूज़ थी, बहुत सारे जो जिन लोगों ने इंडिपेंडेंट स्ट्रगल में कंट्रीब्यूट किया था, उनकी गाइडिंग वैल्यूज़ को, उनकी मॉरल वैल्यूज़ को, विचारधाराओं को हमारे संविधान में शामिल किया गया। नाउ व्हाट इज़ द फिलॉसफी? अब मुख्य सिद्धांत क्या थे? हमने ये तो देख लिया कि कुछ बातें, इनइक्वालिटी, पॉवर्टी, ये सारी चीज़ें ख़त्म करने के बारे में हमारे संविधान में सोचा गया है, पर जो बेसिक प्रिंसिपल्स थे हमारा संविधान तैयार करने में, वो क्या थे? तो स्टूडेंट्स, हमारे संविधान के, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, दोज वर मेंशन इन द प्रीएम्बल। अगर आप अपनी बुक्स भी खोलते हैं तो आपकी बुक्स के भी जो फ्रंट पेज होता है उस पर a preamble is written over there on the front page of your books. तो वही preamble जो है हमारे संविधान के मुख्य सिद्धांतों के बारे में बात करता है। All our basic principles are mentioned in the preamble. What is the preamble? The preamble is a statement at the beginning of the constitution which consists its basic values. संविधान की शुरुआत में ही एक रिटन स्टेटमेंट है जिसमें ये बयान किया गया है कि हमारा ये जो पूरा संविधान है ये किन सिद्धांतों पर, किन प्रिंसिपल्स जो है ये बनाया गया है। दैट इज कॉल्ड द प्रीएम्बल। लर्न दिस स्टेटमेंट बेटा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ व्हाट आर दोज प्रिंसिपल्स? अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे, वी द पीपल ऑफ इंडिया, शुरुआत देखेंगे बेटा, ये हमारा प्रीएम्बल है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया मतलब हम इंडिया के लोग, हम भारत के लोग। मैं की बात नहीं हो रही, हम की बात हो रही है। आगे आप कुछ वर्ड्स देख सकते हैं कैपिटल्स में। ऑल दिस वर्ड शोज द बेसिक प्रिंसिपल्स बिहाइंड आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो लेट्स नो and learn about these particular principles in detail. First one is we the people of India. We the people of India, आप लोगों को अभी बताया कि हम भारत के लोग, यानी इस संविधान में किसी एक पर्टिकुलर समुदाय, जाति, धर्म, भाषा के लोग या राज्य की बात नहीं हो रही, देश की बात नहीं हो रही, देश के लोगों की बात हो रही है। फिर whether they belong to any caste, color, creed, religion, whatever, it's about the people of India. Second, sovereign, संप्रभु। sovereign होता है बेटा when a nation is governed by the people or the citizen of that particular nation, यानी उस देश पर उसी के लोगों का शासन है, वहाँ पर कोई आउटर पर्सन मतलब of any other country, वो जो है वहाँ पर रूल नहीं कर रहे। अगर हम 1947 से पहले की बात करें तो कौन रूल कर रहा था इंडिया के ऊपर? ब्रिटिशर्स कर रहे थे। इट मीन्स आवर कंट्री वाज नॉट सोवरेन एट दैट टाइम, बट आफ्टर 1947 व्हेन वी बिकेम एन इंडिपेंडेंट नेशन, इंडिया बिकेम एन इंडिपेंडेंट नेशन, तो तब हमारी सरकार बनी, हमारे लोगों में से बनी। तब भारत की जो सरकार बनी वो भारत के लोगों में से ही चुनी गई, तो इसलिए इट्स अ सोवरेन कंट्री। सोशलिस्ट समाजवादी का यहाँ पर मतलब है सबको सामाजिक तौर पर समान समझना, इक्वालिटी। नो मैटर यू बिलोंग्स टू विच रिलीजन, विच कास्ट, यू ऑल आर इक्वल फॉर द नेशन, यू ऑल आर इक्वल। सेक्युलर होता है हमारा धर्मनिरपेक्ष। बेटा अगर आप को पता होगा तो हमारी कंट्री का कोई नेशनल रिलीजन नहीं है। जैसे हम सब जानते हैं कि जो पाकिस्तान है वो एक मुस्लिम कंट्री है, ठीक है। श्रीलंका है, वहाँ पर जो बौद्ध धर्म है दैट इज़ द नेशनल रिलीजन। बट अगर हम लोग इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया का कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है। हमारा जो देश है वो एक सेक्युलर कंट्री है, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका मतलब यहाँ पर सभी धर्मों को
चाहे वो मेजॉरिटी में है या माइनॉरिटी में. ईच एंड एवरी रिलीजन इज इक्वली रिस्पेक्टेड एंड वैल्यूड in front of the government, or we can say for the constitution, for the laws. और किसी भी व्यक्ति को एनी पर्सन कैन फॉलो एनी रिलीजन. ऐसा नहीं है वो हिंदू है तो उसको हिंदू धर्म को ही फॉलो करना है. अगर उसको लगता है वो किसी और धर्म को अपनाना चाहता है तो वो अपना सकता है. ठीक है. तो आवर कंट्री इज अ सेक्युलर कंट्री, धर्मनिरपेक्ष. वो किसी एक धर्म के पक्ष में नहीं है, उसने सभी धर्मों को समान अधिकार दिए हैं. नेक्स्ट इज डेमोक्रेटिक. डेमोक्रेटिक मतलब कि जहाँ पर चुनाव के द्वारा सरकार चुनी जाती है, दैट इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री. और हम सब जानते हैं कि भारत में क्या है, हर 5 साल के बाद चुनाव होते हैं और हम लोग ही चुनाव में जो वोट डाल रहा है वो कौन है, वो कोई बाहर से नहीं आ रहा, भारत के ही लोग जो है वोटिंग करते हैं एंड वी चूज आवर गवर्नमेंट. रिपब्लिक, गणराज्य, यानी अब जो सरकार बन रही है वो भी किस में से बन रही है, हम में से ही बन रही है. डेमोक्रेटिक में है कि वी आर चूजिंग आवर गवर्नमेंट. रिपब्लिक मीन्स आवर गवर्नमेंट इज बीइंग चोजन अमंग अस ओनली. अब यानी जो हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं ना, उनको हमने ही चुना है और वो हमारे में से ही कुछ लोग हैं. कोई बाहर का व्यक्ति आकर, कोई बाहर का पर्सन आकर हमारी कंट्री में आके इलेक्शन नहीं लड़ रहा. ठीक है. कोई अमेरिकन या ब्रिटिशर आके इलेक्शन नहीं लड़ रहा और हम लोग वोट कर रहे हैं. दैट पर्सन इज फ्रॉम आवर ओन कंट्री ओनली. नेक्स्ट इज जस्टिस, न्याय. हम सब जानते हैं दैट अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ईच एंड एवरी पर्सन इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज कलर, कास्ट, रिलीजन, either rich or poor, that person, each and every person is equal before the law. कानून के सामने सब क्या हैं, बराबर हैं. सबको न्यायिक समानता मिली है. लिबर्टी, स्वतंत्रता. सबके पास स्वतंत्रता है. आप कहीं भी आ सकते हैं, कहीं जा सकते हैं, कहीं रह सकते हैं. आप कोई भी काम करना चाहते हैं वो कर सकते हैं. कोई भी इंसान, जब तक आप किसी दूसरे का नुकसान नहीं कर रहे, आपको जो है हमारा संविधान एक तरीके की आज़ादी जो है वो हमें देता है. ठीक है. इक्वालिटी, समानता. सभी को, चाहे वो जॉब्स को लेकर है, सोसाइटी में रहने को लेकर है. पहले क्या था, अब अपार्थाइड में हमने पढ़ा था कि देयर वाज डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन वाइट्स एंड नॉन वाइट्स पीपल. नॉन वाइट्स पीपल कुछ एरियाज ऐसे कन्फाइंड थे जहाँ पर नॉन वाइट्स पीपल नहीं जा सकते थे. उनके वहाँ पर जाने पर रोक थी. पर इक्वालिटी अब ऐसा नहीं है. अगर हम लोग इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में भी ऐसी सिचुएशन थी एक टाइम पर आज वो सिचुएशन नहीं है. चाहे कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति, किसी भी धर्म का है, वो कहीं भी जाकर रह सकता है. दैट पर्सन इज इक्वल. ही विल गेट द इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर एवरीथिंग. एंड द लास्ट वन इज फ्रेटर्निटी. फ्रेटर्निटी मीन्स बंधुता, यानी कि ब्रदरहुड. फ्रेटर्निटी मीन्स ब्रदरहुड, भाईचारा जिसको हम बोलते हैं. यानी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या सिखाता है कि हम सब मिलकर रहें और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें. यानी कि ईच एंड एवरी कम्युनिटी should respect the other one. Each and every person should respect the other one. These are the main guiding values or the principles of our constitution. Now let's learn something more about our constitution. That is the institutional design. संस्थाओं का स्वरूप. अब हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है 3 इंस्टीट्यूशनल बॉडीज, 3 गवर्नमेंट बॉडीज बनाई गई हैं which look after the working of the whole nation. And those 3 institutional bodies are legislative, executive and judiciary. आप सब ने जो है इसके बारे में 8th क्लास में पढ़ा भी है. These are the 3 institutional bodies of our government according to the constitution. और ये तीनों अपना अपना काम इंडिपेंडेंट तरीके से करती हैं. अब यहाँ पर एक चीज़ समझने की है, डिटेल में ये टॉपिक हम बाद में करेंगे. ठीक है. बट अभी आप शॉर्ट में इसको समझेंगे कि ये तीनों ही बॉडीज़ विधायिका कानून बनाने का काम करती है. जब भी आपके सामने अगर बात आती है, बेटा कभी हु मेक्स लॉज, तो आपके माइंड में एक वर्ड आना चाहिए, लेजिस्लेटिव असेंबली. और ये लेजिस्लेटिव असेंबली क्या है, हमारी पार्लियामेंट. लेजिस्लेटिव बॉडी कौन सी है, हमारी पार्लियामेंट.
तो जैसे ही लेजिस्लेटिव का नाम आप कहीं पर सुनते हो आपके माइंड में पार्लियामेंट आ जाना चाहिए, आपके माइंड में लोकसभा और राज्यसभा आ जाने चाहिए। और तीसरा हिस्सा कौन होता है पार्लियामेंट का? प्रेसिडेंट। 3 हिस्से होते हैं बेटा पार्लियामेंट के, 3 पार्ट्स और 3 बॉडीज वी कैन से, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। ये तीनों मिलकर जो है पूरी संसद का निर्माण करते हैं या हमारी पार्लियामेंट बनाते हैं। तो लेजिस्लेटिव या पार्लियामेंट का काम क्या है? कानून बनाना। दूसरा एग्जेक्टिव, एग्जेक्टिव का काम है उन कानूनों को लागू करना। और तीसरा है जुडिशरी, जो ये देखती है कि वेदर other two bodies are working, other two bodies and even the citizen of the nation, whether they are following these laws properly or not। हम सब जानते हैं कि जुडिशरी का काम क्या होता है? न्याय, कि अगर कोई कुछ गलत कर रहा है तो उसको सज़ा मिले, ठीक है। अब ये तीनों ही इंडिपेंडेंट तरीके से काम करती है, बट तीनों ही एक दूसरे के काम पर नज़र भी रखती है। नज़र कैसे रखती है? अगर इन दोनों में से कोई भी कुछ गलत करेगा तो जुडिशरी उसके खिलाफ एक्शन ले सकती है। इन दोनों ने काम क्या करना है उसके लिए कानून लेजिस्लेटिव बना रहे, ठीक है। तो इस तरीके से ऑल दिस बॉडीज, ऑल दिस 3 इंस्टीट्यूशंस आर वर्किंग इंडिपेंडेंटली बट बाय कीपिंग आइज ऑन ईच अदर्स वर्किंग। नाउ द इम्पॉर्टेंट थिंग, देयर इज अ प्रोविजन फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। आपको अगर याद हो हमने मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में प्रॉब्लम्स में लास्ट पॉइंट किया था बेटा कि दे वर वरीड अबाउट द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर ऑफ द नेशन। वो वर्तमान और भविष्य को लेकर जो मेकर्स थे, कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाने वाले थे, दोज वर सो वरीड। अब उस चिंता को कहीं ना कहीं दूर करने के लिए, क्यों? क्योंकि उस समय देश की सिचुएशन कुछ और थी और उनको पता था कि आने वाले सालों में समय बदलेगा, सिचुएशंस कुछ और होंगी और सिचुएशंस के अकॉर्डिंग कानून बदलने भी ज़रूरी हैं। तो उन्होंने उसमें एक प्रॉपर एक कानून बनाया, एक अमेंडमेंट होता है बेटा चेंज। तो उन्होंने एक कानून उसके अंदर अलग से बदल कर डाला और उसमें क्या, किसके बारे में था वो? प्रोविजन फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। उन्होंने एक कानून उसमें स्पेशल बना दिया जिसके अकॉर्डिंग अगर फ्यूचर में कभी भी कानून बदलने की आवश्यकता पड़े या कोई नया कानून हमें बनाना पड़े या किसी पुराने कानून को हटाना पड़े तो वो after the proper voting, proper discussion, after discussing its positive and negative impact, उस कानून को संविधान में से हटाया जा सकता है या किसी नए कानून को संविधान में डाला जा सकता है। तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान में कुछ चेंजेस करने का उन्होंने प्रावधान रख दिया कि फ्यूचर में ज़रूरत होगी तो पार्लियामेंट में प्रॉपर डिस्कस, क्योंकि कानून बनेगा तो कानून कौन बनाएगा? लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेटिव कौन है? पार्लियामेंट है। तो पार्लियामेंट में प्रॉपर डिस्कशन, पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स को देखने के बाद क्या कर सकते हैं? उस कानून, किसी भी पुराने कानून को हटा सकते हैं या उसमें कुछ बदलाव कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं या फिर टोटली किसी न्यू कानून को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। नाउ द थर्ड पॉइंट, वी हैव ऑलरेडी डन दिस, दैट इज लिमिट्स द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट। हम सब ने किया था नीड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में कि जहाँ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इट गिव्स सम पावर्स टू द गवर्नमेंट, there on the other side it also limits the powers of the government। सरकार ऐसा नहीं है सरकार में आ गए, शासन में आ गए तो जो मर्जी करो, नहीं। the government has to work according to the laws or the proper system that is precised in our constitution। सरकार अपनी तरफ से अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकती। सरकार भी किसके अकॉर्डिंग काम करती है? संविधान में दिए गए कानूनों के अकॉर्डिंग। जैसे आप लोग स्कूल आते हो तो स्कूल में आके आप लोगों को स्कूल के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं। तो सिमिलरली ऐसे ही सरकार जब बनती है तो सरकार को भी संविधान में दिए गए कानूनों और रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग ही अपना काम करना पड़ता है। ओके स्टूडेंट्स, this was our topic and our chapter is finished here. I hope that you all have understood the need and the importance of the constitution. So students, respect your constitution because it provides us dignity। ये हमें सम्मान देता है। सम्मान कैसे देता है? हमें हमारे अधिकार देकर, राइट्स देता है ना, हमें हमारे राइट्स देता है और उन राइट्स के साथ हम लोग एक रिस्पेक्टफुल ज़िंदगी, एक रिस्पेक्टफुल लाइफ जो है हम लोग जीते हैं। तो इसलिए रिस्पेक्ट योर कॉन्स्टिट्यूशन। टिल देन कीप लर्निंग एंड हैव अ गुड डे।